रिकॉर्डिंग सराफती थी सर थोड़ा सा चलता रहेगा, हो जाएगा। एक हो गया। शैलेंद्र कुमार गुप्ता सर वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। सर ने LLB इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया और LLM उन्होंने लॉ फैकल्टी BHU से किया। 1996 में सर ने आगरा कॉलेज आगरा से अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया और 1997 में सर ने लॉ फैकल्टी BHU में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। संजोग की बात थी कि सर जो है 97 में LLB मतलब फैकल्टी में और 98 में हम लोगों ने LLB के स्टूडेंट के रूप में विधि संकाय में अपना प्रवेश किया था। तो LLB से लेकर के PhD तक का गाइडेंस मार्गदर्शन सर का रहा है। सर जो है लीगल एड क्लिनिक के डायरेक्टर के रूप में भी बहुत दिनों तक विश्वविद्यालय में काम किया, लॉ फैकल्टी में काम किया है। कई आर्टिकल्स सर के पब्लिक हैं और खास करके जो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ में सर ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हम इनके ऋणी हैं कि इनके द्वारा बताए हुए निर्देशों से हम आपके समक्ष खड़े हैं। इन्हीं समय के साथ स्वागत के बाद मैं अपने प्राचार्य महोदय से शब्दों के माध्यम से स्वागत करने के लिए आग्रह करता हूँ और दोहरी जो अटेंडेंस प्रणाली है उसी से आपकी अटेंडेंस होगी। आज बहुत ही सुअवसर है महाविद्यालय परिवार के लिए, विधि संकाय के लिए। प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार गुप्ता आज एक प्रख्यात विधिवेत्ता है। लॉ एज ए प्रोफेशन एक व्यवसाय के रूप में, एक वृत्ति के रूप में उसको हम कैसे अंगीकार करें, इसमें आज सरकार उद्बोधन होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो समय को नष्ट न करते हुए हम लोग प्रोफेसर गुप्ता से आग्रह करते हैं कि वो आए और हम सबको अभिषेचित करें। सर गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान तो किसी के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इस महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह जी, विधि महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार जी, इस संकाय के सभी वरिष्ठ शिक्षकगण,
यहाँ के कर्मचारीगण एवं प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक नए कोर्स में LLB 3 इयर्स कोर्स में आपने प्रवेश लिया है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग प्रवेश लेने के बाद प्रसन्न हैं। मुझे ये भी नहीं पता है कि कितने लोगों ने मन से प्रवेश लिया है, कितने लोगों ने आधे मन से प्रवेश लिया है और कितने लोगों ने मजबूरी में प्रवेश लिया है। मुझे ये पता नहीं है, लेकिन आप सब लोगों को पता होगा कि मैंने प्रवेश क्यों लिया है। मैं गांव का रहने वाला हूं, तो गर्मी की छुट्टियों में जब लंबी दोपहरियाँ हुआ करती थी तो हम लोग समय क्या बिताएं उसमें, टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो था नहीं। दोपहर में कहीं जा भी नहीं सकते खेलने के लिए इतनी लू में, तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हल्का। ये खेल थे उस समय। मुझे नहीं पता कि समय बिताने के लिए LLB में एडमिशन ले लें। समय बिताना है ना कुछ भाई। इंटरमीडिएट के बाद में BA करना था, BA कर लिया। आप क्या करें? तो क्या करें जब तक नौकरी नहीं मिल रही है, या जब तक लड़कियों के लिए जब तक उनकी शादी नहीं हो रही है, तो क्या करें भाई? तो चलो लॉ में एडमिशन ले लेते हैं। अब प्रिंसिपल साहब ने बायोमेट्रिक लगा दिया, आना भी जरूरी है। जब मुझे मेरे सहयोगी और इस कॉलेज के आदरणीय सेक्रेटरी प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार मिश्र जी ने मुझे आग्रह किया कि सर आपको इंडक्शन प्रोग्राम में जाना है और विद्यार्थियों को संबोधित करना है, तो मैं सोच रहा था कि मेरा दिन बहुत व्यस्त रहेगा, बहुत मेरे काम है, शायद मैं अभी यहाँ से जाऊँगा, रात में शायद मैं 9:30-10 बजे घर पहुँचूँगा। इतना मेरा प्रोग्राम एक के बाद एक लगा हुआ है, मतलब बहुत सारी व्यस्तताएँ हैं, अकादमिक और नॉन अकादमिक। तो मैं सोच रहा था कि मैं जा पाऊँगा कि ना जा पाऊँ। फिर मैंने आप लोगों के बारे में सोचा, एडमिशन ले लिया है, अब वो करें क्या? तो मैंने सोचा मैं चल करके आप लोगों से बात करूँ। आप लोगों में से कितने लोगों ने ज़ोहो का नाम सुना है? जरा हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4, काफ़ी लोगों ने सुन लिया। ज़ोहो, ZOHO, देखो श्रीधर बेम्बू। कितने लोगों ने श्रीधर बेम्बू का नाम सुना है? अच्छा हाँ, फिर 10 लोगों ने सुना। आप लोग जा करके आप टाइप करिए श्रीधर बेम्बू और ज़ोहो, और YouTube पर पिछले 10 दिनों में मैंने क्या 10 लेक्चर नहीं सुना होगा उनके बारे में। पिछले 10 दिनों में मैंने 10 लेक्चर सुने हैं उनके बारे में। मेरा टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना है? तमिलनाडु में सुदूर दक्षिण में एक गांव है तिनकाशी, वो उनका गांव है जहाँ 500-600 लोग गांव में रहते हैं, और गांव में उन्होंने अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया है, और कंपनी का नाम है ज़ोहो, ZOHO, ज़ोहो कॉर्पोरेशन।
1,00,000 करोड़ रुपए का कैपिटल वैल्यूएशन है उसका। आप समझ रहे हैं, 1,00,000 करोड़ रुपया। वो गांव से चलती है बच्चों, गांव में उसका हेडक्वार्टर है। कभी एक छोटे से कमरे में 2 लोगों ने उसको शुरू किया था। 1,00,000 करोड़ रुपया। दुनिया के 90 देशों में उसका काम फैला हुआ है। मेरे पास बहुत सारा डेटा है उसके बारे में। उसके 40 एप्लीकेशंस हैं। आप लोगों के मोबाइल में, किसके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है? जरा हाथ खड़ा करें। मोबाइल है कि नहीं? इंटरनेट है कि नहीं? खड़े हो जाइए। इंटरनेट है, मोबाइल है, व्हाट्सएप नहीं है, तो आप जी कैसे रहे हैं? बैठ जाइए। तो फिर आप जी कैसे रहे? लोग यही सोच रहे होंगे, भाई ये जीता कैसे है बिना व्हाट्सएप के। अब आपको समझ में आया कि व्हाट्सएप का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। कितने बच्चे बैठे हुए हैं, कितने अध्यापक बैठे हुए हैं, सबके मोबाइल में व्हाट्सएप है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, कितने लोगों के मोबाइल में अरगटाई है? ओहो, 15 लोग, करीब 15 लोग। अरगटाई, अरगटाई का मतलब गपशप, गपशप। अरगटाई का मतलब तमिल भाषा का शब्द है अरगटाई, ARGTAI, गपशप, गपशप। दस दिन पहले कोई अरगटाई को जानता नहीं था। वो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था। 2000 पर डे वो डाउनलोड होता था। धन्यवाद श्रीमान ट्रंप महोदय, धन्यवाद श्रीमान ट्रंप महोदय, आपने भारत पर मनमाना टैरिफ लगा दिया, हमारा स्वाभिमान थोड़ा जगा दिया, हमारे स्वाभिमान को आपने चोट पहुंचाई। और आपने भारत को कहा कि डेड इकोनॉमी है ये। श्रीमान ट्रंप महोदय, आपने भारत को कहा ये डेड इकोनॉमी है, मतलब मरी हुई अर्थव्यवस्था है। हम 142-43 करोड़ लोग, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और महाराज आप हमको कह रहे हैं कि हम डेड इकोनॉमी है। 50 लाख भारतीय अमेरिका में जाकर के अपना डंका बजा रहे हैं। गूगल का सीईओ भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भारतीय है। जितनी मल्टीनेशनल टेक कंपनियां हैं उसमें से आधे के ज्यादा सीईओ मतलब चीफ, जो आपके प्रिंसिपल साहब जैसे, उनके चीफ सब भारतीय हैं। और आप हमको कह रहे हैं कि हम डेड इकोनॉमी है। बच्चों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में रहने वाले 50 लाख भारतीय हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं। अमेरिका में हाईएस्ट अर्निंग है। अमेरिका में जो एवरेज अमेरिकन है, जिसकी उतनी आय है, उससे 2 गुना 3 गुना आय भारतीय लोगों की है जो अमेरिका में रहते हैं। आपने हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई ट्रंप महोदय। आपने तीसरी दुनिया के पिछड़े हुए लोगों की तरीके से हमको देखा। ठीक है, हो सकता है कि हम कुछ मामले में पिछड़े हो सकता है, हो क्या, बिल्कुल सही बात है। हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम विकसित और धनी देश हो गए। अगर आप पर कैपिटल, जितनी हमारी इनकम है, उसको 140 करोड़ से भाग दे दीजिए, तो पर कैपिटल जो इनकम है उसके आधार पर देखेंगे तो दुनिया के 200 देशों में हम करीब 130वें 140वें स्थान पर आएंगे। पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देखें तो भारत अभी भी बहुत पीछे है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? आप तो ठीक है, हम अभी भी एक गरीब देश है, लेकिन
पहुंचाना, उसको गरीब कह के चिढ़ाना, ये उनके कभी कभी उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंच जाती है। बच्चों, किसी के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ट्रंप महोदय ने हम लोगों को चिढ़ाने के लिए हमको कह दिया डेड इकोनॉमी, और 150% टैरिफ लगा रहे हैं। कोई रैशनल नहीं है उसका। कभी किसी चीज पे टैरिफ लगा देंगे, कभी किसी चीज पे टैरिफ लगा देंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले एक हफ्ते में भारतीयों का जो देश प्रेम था वो थोड़ा जग गया। बच्चों, जब आप लोग पहले दिन जब आप क्लास में पढ़ेंगे तो पहले ही दिन आपको कोई अध्यापक जाएगा, भारत का संविधान पढ़ाएगा। भारत का संविधान का तात्पर्य है इस देश की सर्वोच्च विधि। वैसे तो 3 साल में कम से कम आप 35 सब्जेक्ट लगभग पढ़ेंगे, 30-35 सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप। वो बार काउंसिल के द्वारा प्रेस्क्राइब है, वो पढ़ाना ही है, सारे लॉ कॉलेज को पढ़ाना ही है। जो भी पिछले अगले 3 सालों में आपको जितने भी 30-35 विषय पढ़ाए जाएंगे, बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ही विषय ऐसा है जो सब एक अकेला सब पर भारी है। एक अकेला वो है भारत का संविधान। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक अकेला सब पर भारी मतलब भारत का संविधान। वो सब पर भारी है का मतलब भारतवर्ष में कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती किसी के द्वारा, चाहे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के आदरणीय सारे न्यायाधीश महोदय हो, चाहे वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो स्थानीय पदाधिकारी हो, चाहे डीएम हो, कमिश्नर हो, सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, कोई भी पदाधिकारी जिसको भारत में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, वो ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में किसी भी एक अधिकार और उसके किसी भी एक पक्ष का उल्लंघन कर सके। और अगर वो विधि उसका उल्लंघन करती है मौलिक अधिकारों के किसी भी भाग का, तो उसके 2 परिणाम होते हैं। पहला, या तो वह शून्य हो जाएगा। अब शून्य कैसे होगा? ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक मजेदार बात भी है बच्चों, वैसे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 3 साल की डिग्री चाहिए आपको। एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, एडवोकेट बनना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, तभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और अब तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वहाँ पे कुछ नियम बना दिए गए हैं, इतना अनुभव होना चाहिए, ये एग्जाम क्लियर करना चाहिए, तभी आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बिना LLB की डिग्री लिए हुए भी अभी भी आज ही आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप एक पिटीशन दाखिल कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद। ये लोकहितवाद क्या होता है? या तो मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, या भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति और नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। लोक का मतलब पब्लिक, हित का मतलब इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट में आपके पड़ोसी का भी, आपके गांव के भी किसी व्यक्ति का, आपकी जाति बिरादरी के किसी व्यक्ति का
मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो एडवोकेट की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अब 3 साल मैं LLB कर लूंगा, फिर एग्जाम क्लियर करूंगा, फिर 5-6 हज़ार रुपये दे करके मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, फिर मैं काली पैंट और सफ़ेद शर्ट बनवाऊंगा, एडवोकेट बनूंगा, तब मैं जाके प्रैक्टिस करूंगा। जी नहीं, आप अभी भी लोकहितवाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्षमता है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास स्किल है, यू कैन डू इट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आदरणीय डॉक्टर संजीव जी को एक किताब दे दूंगा, मेरे चैम्बर में रखी हुई है, जिसमें कि वो पब्लिक इंटरेस्ट, सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर कई किताबें पब्लिश हैं कि जो लोग LLB नहीं भी किए हैं उन्होंने भी किस प्रकार से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किए हैं और वहाँ उन्होंने विधियों के बदलने में या समाज में मौलिक अधिकारों की प्रस्थापना में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। और वापस जाना चाहता हूँ जोहो। आप देखिए सर, आप तो लॉ के बारे में बता रहे हैं, आप तो जोहो के बारे में बता रहे हैं। मैं जोहो के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है इस समय गूगल प्ले स्टोर पर कितना 3.5 लाख, 10 दिन पहले 2000 पर डे, इस समय 3.5 लाख डाउनलोड पर डे हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसके कई कारण हैं। उसमें से एक प्रमुख कारण है भारत के लोगों की देशभक्ति थोड़ी जग गई, हम स्वाभिमानी हो गए। और कई लोगों ने कहा कि ये जो फेसबुक है, ये जो व्हाट्सएप है, ये जो जीमेल है, ये जो इंस्टाग्राम है, ये सब अमेरिकन कंपनीज के द्वारा बनाया गया है। और हम जितना भी व्हाट्सएप, सुबह उठते हैं सबसे पहले, सुबह उठने के बाद पहला काम हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, ये देखते हैं कि किसका मैसेज, किसको गुड मॉर्निंग भेजना है, किसको जवाब देना है, किसको जय माता दी करना है। पहला काम यही करते हैं। ब्रश भी नहीं करते, चाय भी नहीं पीते। ये सच्चाई है कि नहीं है? ठीक है, आप जो कुछ भी करते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे, आप जो कुछ भी करते हैं उसका सारा का सारा डेटा भारत में नहीं रहता, उसका सारा का सारा डेटा अमेरिका में रहता है। जैसे बच्चा अपनी माँ की गर्भ में रहता है तो कैसे खाता पीता है वो बच्चा? जब 9 महीने अपनी माँ की गर्भ में जब हम लोग थे कि नहीं थे कभी माता जी की गर्भ में, क्या ऐसे ही पैदा हो गए? किसी LLB में सीधे एडमिशन ले लिया। माता जी के गर्भ में थे ना 9 महीने, तो वहाँ कैसे खाते पीते थे? कैसे खाते पीते थे? एक माता जी से हमारे जो हमारा जो थे ना, क्या होता था, ये बात समझ आ रही? बच्चों, अगर वो नाथ की अगर कोई काट लेता तो हम लोग उसी घर में बन जाते। समझ आ रहा है? तो बच्चों, जब से हम लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा सारा डेटा वो अमेरिका जो माता जी है ना उनके पास है। और इसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर इसमें व्हाट्सएप डाल रहे हैं, इसमें ईमेल चल रहा है, सुबह उठे ईमेल नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, फेसबुक नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है। क्यों? ट्रम्प ने टैरिफ लगा करके काट दिया, तो फिर ये कूड़ा हो गया, ये मोबाइल कूड़ा हो गया ना कि अभी भी इसको लेके रखोगे। तुम्हारे बैंक का जो OTP आता है, हर चीज तुम्हारे बैंक का जो OTP आता है, जो भी ट्रांजैक्शन करते हो पहले OTP आता है ना। आजकल OTP ईमेल पे आता है, व्हाट्सएप पे आता है, नहीं आएगा। पूरा इंडिया बैठ जाएगा। अगर ट्रम्प चाहे तो 1 घंटे के अंदर पूरे भारत को घुटने पर नहीं जमीन पे लिटा देगा। आप मेरी बात समझ आ रही है आपको? घुटने पर नहीं, जमीन पे लिटा देगा ट्रम्प, पूरे भारत को लिटा देगा। क्यों? क्योंकि हमारा सारा डेटा
जो भी हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उसका सारा डेटा अमेरिका के डेटा सेंटर में है। अगर वहां से कट हो गया तो हम गए, किसी काम के नहीं रह गए। आप समझ रहे हैं? पूरा देश बैठ जाएगा बच्चों, पूरा देश बैठ जाएगा। और ये बात जब लोगों को पता चली तो अब भारत के लोग 3.5 लाख डाउनलोड पर डे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरबताई ये तमिलनाडु की देशी स्वदेशी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर एक तनकासी एक छोटे से गांव में है। अब उसका नया हेडक्वार्टर चेन्नई में भी आ गया है। और हमारा सारा डेटा अगर हम अरबताई पर जाएंगे और जोहो पर जाएंगे, जोहो का ईमेल इस्तेमाल करेंगे, जोहो का व्हाट्सएप अरबताई इस्तेमाल करेंगे, जोहो का अगर हम स्प्रेडशीट इस्तेमाल करेंगे एप्लीकेशन, तो हमारा सारा डेटा कहाँ रहेगा? भारत में रहेगा। और कभी खुदा न खास्ता एक बात और भी बच्चों हम आपको बता रहे हैं, एक बात और भी बता रहे हैं। अगर आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद अगर भारत को पूरी दुनिया में किसी एक देश से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो है पहला चाइना, जो हमसे 3 गुना अधिक ताकतवर देश है, जिसकी इकोनॉमी हमसे 3 गुना अधिक ताकतवर है। आपकी इकोनॉमी $4.3 ट्रिलियन है। हमारी जो टोटल इकोनॉमी है वो $4.3 ट्रिलियन है। और चाइना की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन है? 18। देखिए आपके गुरु बता रहे 18 ट्रिलियन डॉलर। तो कहाँ 4 और कहाँ 18, कितने गुना हो गया? लगभग 4 गुना हो गया ना। ये भाई जो तुमसे 4 गुना अधिक जो धनी है, जिसकी आर्मी भी 3 गुना आपसे बड़ी है इन टर्म्स ऑफ नंबर, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। चाइना ने ऐसा ऐसा भी उपग्रह बना लिया है ना, वहीं से मारेगा और हमारा सारा उपग्रह गिर जाएगा। और जिस दिन हमारा उपग्रह गिर गया ना, सारा मोबाइल कम्युनिकेशन बंद। आप मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी, ये जो हम लोग मोबाइल से बात करते हैं ना, ये टावर के थ्रू, सैटेलाइट, ये सब उपग्रह के थ्रू सब बात होता है हम लोगों का, उसकी वजह से होता है। और उसने ऐसी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, वहीं से वो मारेगा और अब इंडिया का सारा सैटेलाइट गिर जाएगा। 1 घंटे के अंदर हम लोग जमीन पे लेट जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर भारत को भविष्य में अगर किसी एक देश से सर्वाधिक खतरा है तो उसमें पहला नाम है हिंदू चीनी भाई भाई। तो नेहरू जी ने तो नारा दिया था ना, हिंदी चीनी भाई भाई। हाँ जी, 1962 पे अटैक करके आधा एक्साइज चीन ले लिया उसने। और वो कह रहा है पूरा अरुणाचल भी मेरा है, वो कहता है नेपाल भी मेरा है, वो कहता है भूटान भी मेरा है, सिक्किम भी मेरा है। इसीलिए भारत और चाइना के बीच में कोई बाउंड्री सेटल नहीं है। हमारे लाखों सैनिक पूरा अक्साई चीन से लेकर के और पूरा अरुणाचल प्रदेश तक और नीचे बर्मा और त्रिपुरा तक आप देख लीजिए, इंडिया की आर्मी लाखों की संख्या में हमारे सैनिक पूरे 4-5 हज़ार किलोमीटर पर जगह जगह बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर भारत की आर्मी नहीं बैठेगी तो चाइना घुस जाएगा भारत के अंदर और कह देगा ये मेरा है, ये मेरा है। गलवान में जो 20 हमारे सैनिक मरे थे ना, उसी वजह से मरे थे। गलवान में घुस आया और कहा ये मेरा है। भारत के सैनिकों ने कहा नहीं भाई ये आपका कहाँ है, तो उसी में हो गई बकझक और 20 सैनिक हमारे मर गए। उनके भी 30-35 मरे थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि हमारे मरे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों अगर किसी एक देश से सर्वाधिक खतरा है भारत को निकट भविष्य में, और चाइना डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है, एक आदमी पूरा देश चला देता है। यहाँ तो हरे आदमी होनी है, लोकतंत्र है ना,
है? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भारत को सबसे बड़ा खतरा चाइना को है। लेकिन एक बात और भी बताना चाहता हूँ, चाइना ना तो फेसबुक इस्तेमाल करने देता है अपने नागरिकों को, ना व्हाट्सएप इस्तेमाल करने देता है, ना जीमेल इस्तेमाल करने देता है, ना गूगल इस्तेमाल करने देता है। कोई भी अमेरिकन सोशल मीडिया, कोई भी अमेरिकन टैग चाइना में बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि चाइना समझदार कंट्री है, भारत बेवकूफ कंट्री है। चाइना समझदार कंट्री है, तभी तो 4 गुना आगे बढ़ गया ना। भारत बेवकूफ कंट्री है, हम लोग बेवकूफ हैं। अगर अमेरिका किसी एक देश से डरता है पूरी दुनिया में, तो वो चाइना से डरता है। चाइना से डरता है क्योंकि चाइना अमेरिका पर निर्भर नहीं है। अगर अमेरिका और चाइना के बीच लड़ाई हो जाए तो उसका गर्भनाल नहीं कटेगा, उसका सारा डेटा, चाइना का डेटा चाइना से ही है। हम तो कभी ट्रंप को कुछ सोच भी नहीं सकते कुछ भरा बुरा कहने के लिए, क्योंकि वो संकी आदमी कब काट दे सारा डेटा और हम लोग जमीन पर औंधे मुंह गिर जाएंगे। I'm getting my point? तो बच्चों, तो एक तो खतरा ये है, हमें चाइना से खतरा है, और दूसरा भारत जिस गति से इस समय प्रगति कर रहा है। पिछले जब मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्रधानमंत्री, 91 में उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी खोली थी। 91 में जब नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी हमारे वित्त मंत्री थे, 91 में हमने अपनी इकोनॉमी खोली थी। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इतनी खराब थी हमारी आर्थिक स्थिति कि जो हम विदेश से आयात करते थे उसका पेमेंट का 1 हफ्ते का पैसा नहीं था आपके पास में। और भारत में आप जानते हैं जितना भी पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं, जितना भी डीजल इस्तेमाल करते हैं, जितना भी कोयला इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो कार चलती है, हमारी जो बसेस चलती हैं, ये सब पानी से नहीं चलती, ये पेट्रोल और डीजल से चलती है। और पेट्रोल और डीजल हम अपनी आवश्यकता का 90% पेट्रोल डीजल ये सब विदेशों से आयात करते हैं। आप हमारी बात समझ रहे हैं? तो जब आयात करते हैं तो उसका कीमत भी चुकाना पड़ता है ना, वो भी डॉलर में आपको कीमत चुकानी है। तो हमारे पास 1 हफ्ते का पैसा नहीं था। तो क्या हुआ, जब आपके चंद्रशेखर जी, ये बलिया वाले चंद्रशेखर सिंह जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो देश की स्थिति खराब हो गई कि हमको अपना सोना जो रिजर्व बैंक में रखा था ले जाकर के इंग्लैंड की बैंक में गिरवी रखना पड़ा। गिरवी समझते हैं ना आप लोग? गिरवी रख करके मैंने अपने गांव में देखा था, जो गरीब लोग थे बचपन में, जब उनको 500, 1000, 2000 रुपए की जरूरत पड़ जाती थी तो वो आ करके महाजन के यहाँ अपना कान का बुंदा, अपना हार, अपने गले की गर्दनी, अपना पायल, ये सब गिरवी रखते थे। 5 रुपए सैकड़ा ब्याज पर गिरवी रखते थे, 2-4 हज़ार रुपए लेते थे, है ना, और अपना इलाज कराते थे, अपने बेटी की शादी करते थे, मतलब ये सब। तो वही स्थिति हमारे भारत की भी हो गई थी। हम अपना सोना ले जाकर के वहाँ गिरवी रखे, क्योंकि मुझ में तो कोई देगा नहीं उधार, गिरवी रखे और उससे जो पैसा आया, ये इतनी स्थिति हमारी खराब थी बच्चों 91 में। तब जाकर के ये सोचा गया कि ये जो तथाकथित, ये हमारी जो समाजवादी ये जो नीतियाँ हैं, ये इससे तो देश की ये स्थिति हो गई कि 1 हफ्ते का पैसा नहीं है पेमेंट का, हमारा सोना गिरवी रखना पड़ा। और बच्चों, जब हमको मजबूरी में अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी पत्नी का गहना गिरवी रखना पड़े तो कितना हमारे स्वाभिमान को चोट पहुँचती है, इसका नाम हम लगा सकते हैं क्या? उधार लेंगे तो वो बनिया आदमी है, वो तो ब्याज भी लेगा ना, और मजबूरी में तो ज़्यादा ब्याज लेता है बनिया। अरे गेटिंग माय पॉइंट? मजबूरी, अगर किसी बनिया को ये पता चल जाए कि इनकी मजबूरी है तो वो 5% सैकड़ा ब्याज लेता है गाँव में। मेरे बचपन में मैंने देखा 5 रुपए सैकड़ा लेता है, 60%। मतलब बैंक में अगर आप पैसा फिक्स कर दीजिए तो आपको कितना रेट मिलता है? 6% मिलता है फिक्स करने पर। और गांव में मैंने बचपन में देखा 60% इंटरेस्ट रेट था। मजबूरी, आप मेरी बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है। तो बच्चों फिर क्या हुआ, और आज हमारी क्या स्थिति है? आज हम विश्व की, आज से 10 साल पहले हम जो है टॉप 10 में भी नहीं थे। और मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ
अर्थव्यवस्था है और परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखेंगे तो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुकी है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसके लिए मैं आपको और आप जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, आपके प्रिंसिपल साहब को जो ऐसे अच्छे विद्यार्थी पैदा कर रहे हैं, मैं आप सब आपकी सरकार को, आपकी राज्य सरकारों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि देश को वो इतने नीचे से निकाल करके उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचा दिया है। आज से 10 साल पहले जब भारत का कोई नागरिक विदेश जाता था तो लोग बड़ी धिक्कारत की दृष्टि से देखते हैं। आज जब भारत का कोई नागरिक विदेश जाता है उसको बड़ी इज्जत से देखा जाता है कि आप भारत से आए हैं, बैठिए चाय पीजिए आप। तो बच्चों, लेकिन अभी भी हमारी समस्याएं हैं। हमारी समस्या ये है, हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल है और इसीलिए 3.5 लाख डाउनलोड पर डे चल रहा है इस समय। Are you getting my point? भारत के 50 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है? 50 करोड़ लोग, भारत का आबादी 140 करोड़ है, उसमें से 50 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। और ईमेल की भी संख्या ऐसी ही होगी, इंस्टाग्राम की भी संख्या ऐसी होगी। मतलब अमेरिका चाहे तो भारत ठप हो जाएगा। Are you getting my point? ठीक है, इसीलिए भारत के लोग अब ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा एप्लीकेशन यूज करें जो भारत में बना हो, जिसका डेटा भारत में हो। इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। इसी को कहा जा रहा है डिजिटल सॉवरेनिटी। क्या कहा जा रहा है? डिजिटल संप्रभुता, आत्मनिर्भर भारत। आप मेरी बात समझ? तो गांधी जी कहा करते थे आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी। समय के साथ साथ पहले वो कपड़ों का आत्मनिर्भर भारत था, चरखे का आत्मनिर्भर भारत था, और आज जो है वो डिजिटल सॉवरेनिटी का समय आ गया। समय बदलने के साथ साथ परिभाषाएं भी बदलती है ना। तो देखिए, जब आपके गुरुजी जब आपको भारत का संविधान पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले प्रियम्बल पढ़ाएंगे आपको, उद्देशिका। उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? संप्रभु बनाना चाहते हैं। आप संप्रभु हैं कहाँ? डिजिटल वर्ल्ड में देखा जाए तो हम अमेरिका के गुलाम हैं। हम संप्रभु हैं कहाँ? वो भारत के संविधान के प्रियम्बल में केवल लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु बनाना चाहते हैं, हम समाजवादी हैं, संप्रभु। अरे भाई, आप संप्रभु नहीं हैं। डिजिटल वर्ल्ड में आप संप्रभु नहीं हैं। हम अमेरिका के गुलाम हैं। क्यों? हमारा सारा डेटा अमेरिका में है, सारा सॉफ्टवेयर अमेरिका का है। जिस दिन ट्रम्प को संघीय आदमी, जिस दिन अगर उसने बैन लगा दिया, रोक दिया, और भारत और अमेरिका का, हाँ, एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, दूसरा कौन सा देश है जिसका भारत से कभी आगे चल करके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? वो है अमेरिका। फ्रांस तो नीचे जा रहा है, ग्रेट ब्रिटेन नीचे जा रहा है। कोई भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है। दुनिया में अगर ताकत की दृष्टि से देखा जाए, अभी कल सर्वे आया है, दुनिया में पावर मतलब डिफेंस पावर की दृष्टि से दुनिया में श्रेष्ठ देश कौन से हैं? तो उसमें भारत का नंबर आया थर्ड दुनिया में, थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री। फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे। तो लड़ाई किसके बीच होगी? भारत चाहता है कि अब हमारी सरकार कह रही है कि भारत विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत, विश्व गुरु हम बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं। अरे चाइना और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि आप विकसित भारत बन जाए। फिर मेरा क्या होगा? वो आपको नहीं विकसित भारत बनने देना चाहता है। इसीलिए इतना वो संघी आदमी आपके ऊपर, वो संघी नहीं है बच्चों, बहुत समझदार आदमी है वो तो मैंने मजाक में कह दिया कि ट्रम्प संघी है, बहुत समझदार है। वो आपके ऊपर टैरिफ लगा करके आपकी प्रगति की रफ्तार को धीमी करना चाहता है, आपकी प्रगति की रफ्तार को वो नहीं चाहता। चाइना नहीं, कौन हो जाता है? पड़ोसी लोग। वो पड़ोसी नहीं चाहता।
चाहता कि ये हमारे बगल वाला ये भी पढ़ लिख करके कोई इसका भी घर पक्का बन जाए, इसका भी बिजनेस आगे हो जाए। मतलब ऐसे बहुत अच्छे पड़ोसी भी होते हैं ना ऐसे। तो वो चाइना और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत विकसित भारत बन जाए। एक बात बच्चों और भी मैं कहना चाहता हूँ आपको, आपने सान्याल साहब का नाम सुना? किन बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर सान्याल साहब का नाम सुना? हाथ खड़ा करिए। अच्छा, एक दो विद्यार्थियों ने नाम सुना। अभी उन्होंने पिछले हफ्ते एक भाषण दिया है और क्या कहा, आपको सुन करके दुख होगा। उन्होंने जो कुछ भी कहा, और वो शशीन्द्रनाथ सान्याल की परंपरा के हैं, बंगाल क्रांतिकारी बंगाल का, उस परिवार के वो वंशज हैं। और वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। उन्होंने अभी एक भाषण दिया है जो YouTube पर वायरल है। भाषण क्या दिया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट को दो न्यायाधीश वहां बैठे थे और उस सेमिनार में उन्होंने कहा कि भारत को विकसित भारत बनाने में जो जो चीज बाधाएं हैं उसमें सब सारी बाधाएं तो हम लोग दूर कर ले रहे हैं। एक बाधा ऐसी है जो दूर नहीं हो रही है, वो क्या है? भारत का लीगल सिस्टम। भारत का जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, ये सबसे बड़ी बाधा है देश के विकास में। अब आप देखिए, अब आपको जोर का झटका धीरे से लग रहा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस देश का बहुत बड़ा चिंतक सान्याल साहब ने ये कहा है, और ऐसे नहीं कहा है, डेटा दिया है उन्होंने। अरे जिस देश में बच्चों 5 करोड़ केस पेंडिंग है, आपको पता है भारत में कितने केस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक? कितने? जोर से बोलो। 5 करोड़। तुम बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करो, जा करके पड़ोसी के खिलाफ में एक झूठा मुकदमा कर दो, एक डमी मुकदमा कर दो। मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के खिलाफ एक डमी मुकदमा कर दे, ठीक है ना? एक मुकदमा कर दे, कितने साल बाद फैसला होगा? कितने साल बाद? जब आपका बच्चा LLB में आ जाएगा ना, तब फैसला होगा। मतलब 15 साल बाद, 20 साल बाद। ये हालत है अपने देश की। एवरेज किसी भी मुकदमे की, सिविल मुकदमे की सुनवाई में 15 से लेकर 20 साल तक समय लग रहा है। Are you getting my point? तो 5 करोड़ केस पेंडिंग है बच्चों, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है बच्चों? 70,000। और जज कितने हैं? 34। एक जज पर कितना भार है? 2,500। अब बताओ आप, अब सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जज पहुंचता है तो 60 साल का हो जाता है। अब बुढ़ापे में एक जज के ऊपर 2,500 केस का बोझा है, आप समझ रहे हैं? और एक एक केस में बड़े बड़े वकील जो 30 लाख 35 लाख रुपए फीस लेते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं एक एक केस में, आप समझ रहे हैं? मतलब जरा सी कॉमा फुल स्टॉप की गलती हो जाए तो हल्ला मच जाएगा, आप समझ रहे हैं? तो बच्चों आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केस की प्रोसिक्यूशन रेट क्या है? वकील साहब को पैसा दे दो, जज साहब को पैसा दे दो, पुलिस को पैसा दे दो, FIR नहीं लिखी जाएगी। FIR लिखी जाएगी तो इंक्वायरी में किसका नाम जोड़ना है, किसका नाम हटा देना है FIR से, वो मैनेज हो जाता है। फिर सरकारी वकील को पैसा दे दो, फिर अंतिम में तो जज साहब है ही हैं। तो जुडिशरी, भारत में जुडिशरी में कितना % करप्शन है, ये भी आप, मैं क्यों अपने से बताऊं, आप स्वयं सब हम ही बता देंगे क्या आपको? लॉ करने को आप आए हैं ना। तो बच्चों मैं आपको, दायित्व तो किसके पास है? इसको ठीक करने का दायित्व तो विधि से जुड़े हुए लोगों का ही है ना बच्चों। और विधि से जुड़ा हुआ लोग कौन है भाई? संसद कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला देती है। हम लॉ के प्रोफेसर लॉ कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं। आप ही तो 3 साल बाद निकल करके आप ही तो वकील बनोगे ना, आप ही तो जज बनोगे ना। एक दिन आप ही तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनेंगे ना आप। क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे वो अमेरिका से इम्पोर्ट किए गए हैं क्या? वो ऐसे ही किसी बलवंत लॉ कॉलेज से निकले हुए विद्यार्थी हैं, है ना? हाँ,
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपना मन छोटा मत, बीज भी बने हैं, मैं आपको ये बताने आया हूँ। बात ये है कि आप जो है इस कॉलेज में रह करके निष्ठापूर्वक अपना 100% अपना तन मन धन से सर्वस्व समर्पण करके आप पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं है? बात ये है। बात ये है कि मैं समय बिताने के लिए अंताक्षरी खेलने आया हूँ। माई पॉइंट। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे अध्यापक मित्र मुझे क्षमा करेंगे, वैसे मैं भी तो अध्यापक हूँ। आज बच्चों समय ऐसा आ गया है कि आपको कदाचित बहुत ज़्यादा आपको अध्यापक की जरूरत भी नहीं। आपको पता है मैं 4 से लेकर 5 घंटे पर डे क्लास करता हूँ, लेकिन मुझे कौन पढ़ाता है? आप विश्वास मानिएगा, मैं 5 घंटे पर डे मैं क्लास करता हूँ, पर डे। मैं कहाँ से पढ़ता हूँ? मैं YouTube से पढ़ता हूँ, मैं YouTube लेक्चर से पढ़ता हूँ। मैं 5 घंटे अभी भी पर डे पढ़ता हूँ, लेकिन कहाँ से पढ़ता हूँ? ऑनलाइन पढ़ता हूँ। दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भारतवर्ष में है, सबसे सस्ता डेटा, ये भी बता दे रहा हूँ आपको। दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भारतवर्ष में है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगी और बहुत सारे अध्यापकों की जरूरत ही नहीं रहेगी। बहुत सारी डिजिटल यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, ठीक है ना भाई? मैं कभी कभी मजाक में ये बात कहता हूँ, लेकिन ये मजाक है नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे भारत, आपको पता है भारतवर्ष में 16 लॉ कॉलेज है। आप कहेंगे आपको कैसे पता चला? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, सारे 1600 लॉ कॉलेज की लिस्ट वहाँ पर है, उसमें बलवंत कॉलेज का भी नाम है। भारतवर्ष में कितने लॉ कॉलेज है ये बार काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है ना, तो वहाँ सारी लिस्ट है, ठीक है ना? तो 1600 लॉ कॉलेज की क्या जरूरत है? एक ऑनलाइन लॉ कॉलेज खोल दीजिए और भारतवर्ष में जो 10-20 सबसे श्रेष्ठ प्रोफेसर हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक क्लास ऑनलाइन चला दीजिए। सब लोग अपने गांव में बैठ के, अपने घर में बैठ करके, यूट्यूब पे या यहीं पे बैठ करके सब पढ़ लें और अपना क्वेश्चन आंसर भी कर लें, लिख करके भेज दें। आने वाले समय में ये बच्चों होने जा रहा है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ये सब होने जा रहा है। हाँ, तो फिर इसके उल्टा क्या करेंगे? तो हम कोई और काम देखेंगे, है ना? हम कोई और काम देखेंगे ना, और गेटिंग माय पॉइंट ना? या मैं अपने को और डेवलप करूँगा, ठीक है? मैं कुछ भी करूँगा। मेरी बात आप सुन रहे हैं ना? आज से 15 साल पहले PCO हुआ करता था, जहाँ जाकर हम लोग फोन करते थे। आज कहीं PCO दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? ऐसे ही आने वाले समय में बहुत सारे कॉलेज भी बंद हो जाएंगे, जैसे PCO बंद हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन हम लोग लॉ के विद्यार्थी हैं। कई बार आपको लगेगा अरे भाई यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। अरे बच्चों, जो आपके गुरुजी लोग आपको जो पढ़ाए हैं ना, आप वो मन लगा के पढ़ लीजिए। आपके गुरुजी लोग बहुत अच्छे हैं, वो आपको जो पढ़ाए हैं मन लगा करके पहले पढ़ लेना अच्छे से 3 साल तक, और फिर सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर देना। और एक बात और भी बच्चों, मोबाइल का इस्तेमाल केवल पढ़ने लिखने के लिए करिए। हाय हेलो गर्दन टेढ़ी कर करके फोटो खींचते हैं, फिर फेसबुक पे डालते हैं, फिर दिन भर गिनते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया। हाँ जी, ये करते हैं। वी आर किलिंग आवर टाइम। जीवन में कुछ बनना है तो 24 घंटे में केवल 2-3 घंटा मोबाइल ऑन करो, बाकी स्विच ऑफ करके रख दो। बस सुबह उठो,
5-10 मिनट वो करके बंद करके रख दो। फिर अपना जब खाली होना दोपहर में फिर 5 मिनट के लिए खोल लो, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कॉल वगैरह कर लीजिए। नहीं तो आप कोई मोदी हैं कि आपसे देश चल रहा है, आपको भ्रम है क्या कि आप मोदी हैं? आप, ये पावर है लॉ में। आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपको अपने कोर्स की वैल्यू पता चल रही है? नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि खाली दिमाग मतलब कि लॉ। अगर आप ऐसा सोच के आए हैं, यही मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि लॉ जो है वो खाली दिमाग ये अंताक्षरी नहीं है। ये आप एकलव्य को ध्यान रखिएगा। गुरुजी ने क्लास लेने से मना कर दिया था, आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। गुरुजी ने कहा था द्रोणाचार्य ने कि मैं राजा साहब का अपॉइंटेड प्रोफेसर हूं, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। लेकिन एकलव्य में ऐसी ज्ञान की धुन थी, उसने क्या किया, अपने गुरुजी का मिट्टी का मूर्त बना लिया उसी जंगल में। द्रोणाचार्य जी का मिट्टी का मूर्त बना लिया और मिट्टी की मूर्त से वो सीख लिया उसने। तो बच्चों, आप ज्ञान जो है अपने गुरुजी का मिट्टी का मूर्त बना करके भी आप सीख सकते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? एक प्रश्न है, न्यायपालिका में सुधार। बैठिए बेटा, हम ही लोग तो जज बनते हैं ना बेटा, हम ही लोग तो LLB करके न्यायाधीश बनते हैं ना। साहब ने सारा ठीक रहा तो जज पर छोड़ दिया कि आपकी वजह से देश का आर्थिक विकास हो गया है। ये बताइए कि 140-42 करोड़ का देश है और 70,000 केस पेंडिंग है। अरे मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो 34 नहीं, मैं 200 न्यायाधीश नियुक्त करता सुप्रीम कोर्ट में। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ होती उसमें 200 न्यायाधीश होते। भाई 70,000 केस पेंडिंग है, एक सुप्रीम कोर्ट पर 2,500 का औसत है, बेचारा क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? साल भर में कितना के? अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट का जज शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप तो भी आप संजीत सर से मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, मुझसे बात कर लीजिएगा शाम को। अच्छा, आप आगे थोड़ा पूछिए। हमारे लोकतंत्र में चौथा पिलर जो है हमारी मीडिया है और इस टाइम हम मीडिया का हाल देख रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रकाश आपको हम जानना चाहेंगे सर, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मौजूदा वक्त मीडिया क्या हाल है और हम समझ पोजीशन पर है, और सर एक छोटा सा उसमें थोड़ा सा लगे कि अभी हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जिसका जो है कि इलेक्शन कमीशन का निर्माण कर दिया गया है। ठीक है, हम आपकी बात समझ बैठे बेटा, हम आपकी बात समझ गए। आप लोग बच्चे हैं, आपकी उम्र भले 21-22 साल हो गई होगी, लेकिन ज्ञान की दृष्टि में अभी आप बच्चे हैं और उत्साही भी हैं, भावना प्रधान भी हैं। बच्चों देखो, मीडिया क्या होता है, अब समय नहीं है, नहीं तो मैं 1 घंटे में मीडिया में ही बोल दूँगा। ठीक है, सुनो, अरे जो भी न्यूज़पेपर बेटा पढ़ते हो वो किसी उद्योगपति का है। आप क्या पढ़ते हो? हिंदुस्तान पढ़ते हो, दैनिक जागरण पढ़ते हो, हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, है ना? जो भी आज शाम को न्यूज़ चैनल देखते हो, कौन सा न्यूज़ देखते हो, सब किसी न किसी उद्योगपति का है। वो जितना वो अपने वो जो आज तक जो न्यूज़ बोलता है ना, उसको लिख कर के सब दिया जाता है, यही तुमको बोलना है। तो न्यूज़पेपर में क्या छपेगा ये पत्रकार के हाथ में नहीं है। बेचारा जिसको कोई नहीं मिलता ना, है ना, जिसको आपको तो कोई काम नहीं मिला तो आपने जो है लॉ में एडमिशन ले लिया मान लीजिए, तो लेकिन जिसको ये भी नहीं मिलता वो बेचारा जो है क्या है ना, पत्रकार बन जाता है। सुनिए, आपको पता है पत्रकार की सैलरी क्या होती है? 15,000, 14,000, कोई सीनियर हो गया 20,000। मतलब पत्रकार बेचारा हैंड टू माउथ है।
उसका मालिक जितनी उसकी चाबी भरता है ना, वही बेचारा वो लिखता है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस बेटा बैठ, अब आप बैठ, नहीं अब बैठ। तो अगर आपको, हाँ ये है कि अगर आपको सच में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं तो आप डॉक्टर संजीव जी से मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए, सर मुझे आपसे इस विषय में बात करना है, मेरा अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे आधे घंटे भी बात कर सकता हूँ, लेकिन हर समय की एक मर्यादा होती है। आज ये समय परमिट नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार आप सब लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। आपको धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे नव प्रवेशी छात्रों को दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद के क्रम में मैं अपने प्राचार्य महोदय का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सर जो है किसी प्रोग्राम में इतनी देर तक नहीं बैठते, क्योंकि अगर यहाँ बैठ गए तो कम से कम रात में अभी 8 बजे तक सर रहेंगे यहाँ पे, वो काम पेंडिंग हो जाता है। तो सर इतना समय आप लोगों के लिए दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम में उन्होंने एक ऑनलाइन वे में जानकारी करके आप लोगों को इतने जल्दी इंजेक्शन प्रोग्राम को करवाया है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी गंभीरता से सर की बातों को सुना है, इसके लिए भी आप बहुत बड़े बहुत आभारी हैं हम आपके लिए। मैं अपने मीडिया कर्मियों को भी, मैं अपने चतुर्थ कर्मचारियों को भी, या जितने लोग भी हैं जो लोग इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में और सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तत्पश्चात अब कार्यक्रम की आखिरी कड़ी में हम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रीय कार्यक्रम समाप्त।